नाउ हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने सेकंड पार्ट में हमने कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन क्राइटेरिया को स्टडी किया एंड हमने पाया कि कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन क्राइटेरिया जो है वो वो चाहता है कि इंक्लूसिव वेलफेयर हो, कि जैसे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है बात करता है कि अ, उसमें किसी को वर्स ऑफ किए बिना जो है, किसी से लिए बिना, छीने बिना जो है किसी दूसरे व्यक्ति का, दूसरे समूह का जो है किसी और का बेटर ऑफ नहीं किया जा सकता। बट कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो लोग वेल ऑफ हुए हैं पॉलिसी चेंजेस की वजह से या इनकम की रिडिस्ट्रीब्यूशन से, तो एक नए यूटिलिटी पॉइंट पर, एक नए एलोकेशन पॉइंट पर जो है कुछ लोग बेटर ऑफ हुए हैं, कुछ लोग वर्स ऑफ हुए हैं। अब जो बेटर ऑफ हुए हैं वो गेनर्स हैं एंड गेनर्स could compensate the losers. Hypothetically they could compensate। ठीक है। तो उस अब नेक्स्ट जो स्टेप है, जो नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना है वो है सेटोस्की पैराडॉक्स। एंड सेटोस्की पैराडॉक्स इससे ठीक आगे की जो है नेक्स्ट स्टेप है न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। और इन्होंने जो फाइंड आउट किया वो कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन जो प्रिंसिपल है उसका लिमिटेशन है, जिसको इन्होंने एड्रेस किया। नाउ सेटोस्की पैराडॉक्स। नाउ व्हाट हैपेंस, सेटोस्की पैराडॉक्स जो है, जो थोड़ा सा शुरुआत में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट इसको समझने के लिए हमें अगेन दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा हमें कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन प्रिंसिपल को। तो उसमें हमने जो एग्जांपल लिया उसको हम फिर से एक बार जो है रिकॉल करेंगे। पर्सन, उसके बाद हमने यूटिलिटी ए एंड फिर यूटिलिटी बी, करेक्ट। और यहां पर हमने दो लोगों का एग्जाम्पल लिया था। अगेन हम वही एग्जाम्पल फिर से लेंगे। नाउ P1 जो है, P1 का जो यूटिलिटी ए पर जो कंडीशन था वो था 100 एंड पर्सन 2 का 120। एंड फिर जब ए से ये बी की तरफ मूव करते हैं तो जो P1 का जो यूटिलिटी है, जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से न्यू एलोकेशन पॉइंट बी पर ये चेंज हो जाता है, P1 का 140 हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें 40 की बढ़ोतरी हुई, तो ये +40 हम इसको लिख देते हैं। इसी तरीके से P2 का, पर्सन 2 का 120 से ये 90 हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसको -30 कर देंगे। नाउ अब इस सिचुएशन में कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल कहता है कि जो P1 है, जो लूज जो गेनर्स हैं, दे कुड कंपनसेट दी, दे कुड हाइपोथेटिकली कंपनसेट दी लूजर्स। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 40 जो है टोटल इनका जो है गेन है, तो उसमें से अगर हम -30 कर दें आफ्टर कंपनसेशन, तब भी जो है यहाँ पर 10 रुपए से ये वेल ऑफ है। इसको आप रुपए, डॉलर, पाउंड कुछ भी आप बोले, वो अलग बात है। सो नाउ अब ये इसको हम फर्स्ट मूव मान लेते हैं। सेकंड मूव में अब यहाँ पे जो है हम दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें सेटोस्की इस चीज में रिवर्स कंपेंसेशन को चेक करते हैं, और उसका एक रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो टेस्ट है, इट passes the Kaldor-Hicks compensation principle। तो कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन प्रिंसिपल को ये जो एग्जांपल हमने लिया फर्स्ट मूव, ये उसको पास करता है कि हाँ सच में जो है वो ओवरऑल पेरेटो इंप्रूवमेंट हो रहा है, कि जो एक न्यू सोशल वेलफेयर पॉइंट हमने एक्वायर किया है इकोनॉमी में, जहां पर हमने किसी को वर्स ऑफ किए बिना
दूसरे व्यक्ति को हमने बेटर ऑफ किया है। तो दिस इज एक्चुअली पेरेटो इंप्रूवमेंट, जहां पर ओवरऑल हमारी इनकम बढ़त हुई है, इनकम का इंक्रीमेंट हुआ है। नाउ अब दूसरा जो मूव है यहां पर हेयर हेयर सेटोस्की कम्स। अब यहां पे क्या होगा, हम इसको लिखेंगे सेकंड मूव। तो इस सेकंड मूव में जो सेटोस्की हैं उन्होंने ये 1941 में इसको एड्रेस किया कि इसमें कुछ फ्लॉ है, कुछ कमी है, जो कि कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन क्राइटेरिया में जो जो कंपेंसेशन का जो आइडिया है, जो प्रिंसिपल है, वो एक नेवर एंडिंग लूप है, जहां पर एक कंपेंसेशन के बाद अगेन दूसरा कंपेंसेशन, और इसी तरीके से लोग एक दूसरे को कंपेंसेट करते जाएंगे और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि जब ए जो है, ए से बी की तरफ हम जाते हैं, तो इसमें बी से अगेन ए की तरफ भी पॉसिबल है। मतलब इसमें क्या है कि हम अगेन जो है एक एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए। पर्सन यूटिलिटी यूटिलिटी बी एंड फिर यूटिलिटी ए। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो हमारा P1 है एंड P2 है, अगेन जब इसको रिवर्स कंपेंसेशन में जब जाएगा ये, तो अगेन जो है वो फिर से कंपेंसेशन जो है वो अगेन कर रहे हैं। वो जैसे कि मान लीजिए कि जो पर्सन 1 है वो यूटिलिटी बी पर जो है आपका कितना था, 140 था। ठीक है, हम इसको 140 लिखेंगे। और पर्सन 2 था हमारा 90। अब मान लीजिए कि यूटिलिटी बी से अगेन ये यूटिलिटी ए पर जाएगा, तो यहां पर अब क्या हो रहा है, जब ए पे हमारा कितना था, 100 था, तो ये हो गया -40। एंड जो पर्सन 2 था वो 90 से अगेन 120 पर चला जाएगा। तो यहां पर इसको हम लिखेंगे -30। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सेटोस्की जो पैराडॉक्स है, सेटोस्की कहते हैं कि यहां पर जो पर्सन 2 है वो पर्सन ए को कंपेंसेट कर सकता है, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो है, इसमें ये नोट किया, जो आप भी लिखेंगे, कि इट इग्नोर्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर कहें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो कंपेंसेशन इज फुली बेस्ड ऑन विलिंगनेस टू पे। मतलब कि इनकी ओवरऑल कंडीशन को देखे बगैर जो है कंपेंसेशन को यहां पर जो है आइडिया प्रपोज किया जा रहा है। बट जैसे इसको हम किसी एग्जांपल से लें कि किसी की इनकम को देख करके हमने उसके ऊपर टैक्सेस हमने लगा दिए, ठीक है, कि भाई आप जो है एबिलिटी टू पे के हिसाब से आप इतना करेंगे, आप इतना करेंगे। बट यहां पे मान लीजिए कि जो पर्सन 1 है, अब यहां पे क्योंकि हमें इसका जो 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 हमने फर्स्ट मूव में देखा, जो हमारा ये फर्स्ट मूव है, जो ये हमारा पहला एग्जांपल है, इसमें हमने क्या देखा कि ए से जब बी की तरफ ये मूव कर रहा है, तो न्यू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है। तो उस नए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या हो रहा है कि कुछ लोग वेल ऑफ हो रहे हैं, कुछ लोग बेटर ऑफ हो रहे हैं, बट ये इनकम को देख रहा है, विलिंगनेस टू पे को देख रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम को नहीं देख रहा है। भले ही पर्सन 2 जो है वो यहां पर हमें वर्स ऑफ दिख रहा है, बट उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, यहां पे हमें क्या दिखेगा, उसके इनकम के हिसाब से कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो उसका काफी हाई है।
क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये पुअर के लिए ज्यादा होता है, उसके लिए मनी की वैल्यू ज्यादा होती है। एंड जो पर्सन वन है वो यहाँ पर उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो लो है। जो पर्सन वन है उसके लिए मनी का वैल्यू कम है, बट एज कंपेयर टू पर्सन टू एट द पॉइंट एलोकेशन पॉइंट बी या कहें यूटिलिटी बी पर जो पर्सन टू का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, यहां पर हमने विलिंगनेस टू पे का प्रिंसिपल पर कंपेंसेशन का आइडिया को प्रपोज किया है अकॉर्डिंग टू दी कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन प्रिंसिपल। बट यहाँ पे सेटोस्की जो है इसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि ये जो आइडिया है कंपेंसेशन का, इट इज फुली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विलिंगनेस टू पे, बट इट एक्चुअली इट इग्नोर्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो हर एक पर्सन के लिए डिफर है। ठीक है, अलग है। तो इस कंडीशन में जो पर्सन टू है यहाँ पे आपको जो है इसको हम प्लस में लिखेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको जो है बेटर ऑफ होते हुए आप देख रहे हैं पर्सन टू का, जब हम रिवर्स कंपेंसेशन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंपेंसेट कर सकता है इसको, पर्सन वन को, एट यूटिलिटी ए। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अब यहां पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है इज लो फॉर पर्सन टू एट यूटिलिटी ए, बट marginal utility of money is very high at utility A for person 1। तो इसीलिए जो है पर्सन टू कुड हाइपोथेटिकली कंपेंसेट द पर्सन वन एट यूटिलिटी ए। ठीक है, तो ये सेटोस्की ने ये दो जो चीज हैं इसमें इन्होंने जो है फ्लॉज जो है इन्होंने एड्रेस किए, और उन्होंने पाया कि ये एक नेवर एंडिंग लूप है। एट द सेम टाइम बी इज सॉरी बी इज better than A or superior to A, and at the same time A is better than B। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप हुआ। A से B पर गए, B से अगेन हम कंपेंसेशन करके फिर जो है A पे चले गए। तो जैसे कि यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A is higher than B, greater than B, और B अगेन जो है is greater than। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप हो गया इस तरीके से यहां पर, फिर ये ऐसे इस तरीके से ये एक लूप बन जाएगा जिसके बारे में सेटोस्की बात करते हैं। just because of it ignores the marginal utility of money, because marginal utility of money is different for each and every person। ठीक है, and it actually the compensation idea which was proposed by Kaldor-Hicks compensation principle, it actually based on the principle of willingness to pay। ठीक है, तो इसी वजह से कंपेंसेशन जो है वो बार बार पॉसिबल है, एंड कोई भी जो एलोकेशन पॉइंट है वो हमेशा एक दूसरे से लूप में रहेंगे। कभी ए जो है वो जो बी है वो ए से बेटर होगा, फिर अगेन ए जो है जो ए है वो अगेन बी से सुपीरियर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने फाइंड आउट किया ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी। तो इसको मैंने जो है बहुत एग्जाम्पल से और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है। सो आगे हम देखेंगे सेटोस्की का डबल क्राइटेरिया पार्ट 4 में। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।